आज के सत्र में सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सबका जो फेवरेट टॉपिक है वो है न्यू फाइनेंशियल सिस्टम। जब से ये सब इंफॉर्मेशन देना शुरू किए, सभी लोगों का ये इंटरेस्ट था कि ये पैसे का क्या है बताओ। तो आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो कैसे ये चीजें सब बदलेगा। पहला पॉइंट है कि जो वर्तमान का जो करंट फाइनेंशियल सिस्टम है वो अब लगभग टूटने पर है। कब टूट जाएगा किसी को नहीं मालूम। इसलिए कल का अगर आप इंडिया का ही इकोनॉमी सिस्टम का अगर अपडेट देखें, तो खुद जो ये सारे जो बिजनेस टाइकून्स हैं, अदानी है, ये सारे लोग हैं, उन लोगों ने अलार्म दे दिया कि इंडिया का इकोनॉमी कब ठप हो जाएगा किसी को नहीं मालूम। तो उसको जो फंड करता है, ये सारे बिजनेस इलीट को जो फंड करता है, हिंडनबर्ग है और भी बहुत सारे कंपनी हैं, उन्होंने भी वार्निंग दे दिया कि अब हम इंडियन इकोनॉमी का कोई ठेका नहीं ले रखा है। अब ये कब बंद हो जाए किसी को नहीं मालूम। कल ही का अपडेट है, मैं बता रहा हूँ ये। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया में भी कुछ बड़ा होने वाला है। तो इनका प्लान क्या है वो भी आज इस सेशन में डिस्क्लोज किया जा रहा है कि उन्होंने ये कोलैप्स जो है, जिसको हम करंट फाइनेंशियल रिसेट कहते हैं, उसको ये पहला क्या करेंगे कि बैंक को क्रैश कर देंगे। मतलब बैंकिंग सिस्टम को टोटली ठप कर देंगे। जैसे ये करेंसी जो डीमोनेटाइजेशन किया था वैसा ही। लेकिन डीमोनेटाइजेशन में तो आपके पास कुछ थे जिसको आप चला लेंगे थे, खाली 500,000 आप नहीं चला पा रहे थे। तो ये क्यों करेंगे? इसके पीछे का टारगेट है कि सारे मॉनेटरी सिस्टम को ये डिजिटलाइज कर दें। और उसका उन्होंने एक ट्रायल किया। कब? इसी साल का अप्रैल का अगर इकोनॉमी न्यूज़ निकाल कर देखें, तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल बैंक जो है वो सारे के सारे क्लोज हो गए, क्रैश हो गए। इंडिया में भी बहुत सारे हुए। तो थर्ड पॉइंट निकल कर आता है कि ये जो इन्होंने ट्रायल किया, उनके लिए ही एक खतरे की घंटी बजी। तो वो समझ गए कि अगर ये क्रैश करते भी हैं, करना तो उनके लिए अब बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो वो नहीं टिकेंगे। अब वो करेंगे तो उसके लिए भी क्या प्रॉब्लम है उनके लिए। तो अगर वो ये क्रैश करते हैं तो क्या होगा कि उनके जो ये सारे कंपनियां चलते हैं, जो सप्लाई चेन में है, ट्रेडिंग में है, एफएमसीजी सेक्टर है, यानी कि फूड, ये सब जो है, वो सारा सप्लाई चेन बंद हो जाएगा। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम खत्म हो गया। तो इन्वेस्ट कौन करेगा? इन्वेस्ट नहीं करेगा तो कंपनियों में प्रोडक्शन कैसे होगा? तो अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोगों तक, जिसको ये कंज्यूमर कहते हैं, लोग असल में कंज्यूमर हैं। तो ये जो कंज्यूमर हैं उनको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो वो रोड पर आएंगे। तो रोड पर आएंगे तो यही डार्क फोर्सेस खुलेआम जो है पकड़े जाएंगे कि इनका ही किया कराया है करके। और जो आज इस समय वेनेजुएला, यूएसए, यूके, मिडिल ईस्ट, बांग्लादेश, ये सब में हो रहा है। बांग्लादेश में तो इतना खराब हाल है कि उनके प्रेसिडेंट के घर से लोग सारे चीजें उठा के लेके आ जा रहे हैं। ये इवेंट का एक पहला नमूना है। लोग जब अपने ऊपर ना काम करके जब फाइनली इवेंट में भाग लेते हैं, वो ऐसे सब चीजें करते हैं। और सबका इक्वल भागीदारी है। इसमें कोई खराब या अच्छा नहीं है। सब अपना काम कर रहे हैं।
तो यहाँ पे घर में शांति से जो ऊर्जा के स्तर पे भी हेल्प कर रहा है उसका भी इक्वल इम्पोर्टेंस है, जो रोड पे भी निकल कर ये सब चीजें इवेंट को मदद कर रहा है उसका भी एक इम्पोर्टेंस है। इसलिए आप अगर शांत रहकर अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो ये ऑपोजिट साइड जो चीज टीवी पे दिखाई जा रही है उसको देखकर आपको विचलित नहीं होना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बांग्लादेश के साथी हमको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हो गया वो हो गया ऐसा करके, इट इज ए पार्ट ऑफ द चेंज। नहीं तो आप अगर खाली जैसे कि भारत के लोगों को कोट करें कि अगर आप बीजेपी कांग्रेस करते ही रह जाएंगे, तो उसके लिए ऐसे लोगों का भी बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो ड्रैगन एक्टिवेशन का और एक मेजर हिस्सा ये है कि ये न्यू फाइनेंस सिस्टम को लागू करना। कौन सा न्यू फाइनेंस सिस्टम? मतलब जो पॉजिटिव साइड का है, लाइट फोर्सेस का है। तो जब ये हम समझ लेते हैं कि ये पिछला महीना ही एक्टिवेट हो गया है, तो इससे हमको ये भी समझना है कि हमको वरी नहीं होना है कि कौन सा पैसा जा रहा है या कोई पैसा डूब जा रहा है। नो, ये जो न्यू फाइनेंस सिस्टम जो लागू होगा, इसके नजदीक भी हम बहुत, मतलब बहुत करीब हैं, जब हम ये समझ रहे हैं कि पिछला महीना ही ड्रैगन एक्टिवेशन हो चुकी है। तो ये न्यू फाइनेंस सिस्टम किस पे आधारित होगा? उसका नाम है यामाशिटा गोल्ड करके। तो यामाशिटा बोलकर एक जापानीज मिलिट्री जनरल रहे। उन्होंने लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करके, किस समय? वर्ल्ड वॉर 2 के समय पूरा सोना इकट्ठा किया, चाइना से, मलेशिया से, साउथ ईस्ट एशिया में जितने सारे कंट्री हैं। तो वो जो इकट्ठा किया उन्होंने फिलीपींस में बहुत जगह उन्होंने छुपा कर रखा। और जो सारे लोग उनके मददगार थे कि वो छुपा के रखने में, उन सबको भी मार डाला, ताकि किसी को ये भी ना पता रहे कि वो असल में है कहाँ, खुद के सिवाय। लेकिन उसको भी डार्क फोर्सेस ने अपने हाथ में लेकर, ये जो सारा आप करंट फाइनेंशियल सिस्टम का ट्रेडिंग देख रहे हैं, ये उसके ऊपर आधारित है। तो लोग सोचेंगे कि ये गोल्ड क्या इतना वैल्यूएबल है? तो उसको लाइट फोर्सेस कहते हैं। ये कोई ऑर्डिनरी गोल्ड नहीं है जो आप सारे सोने के दुकान में जाकर खरीद के ले आते हैं। ये वैसा गोल्ड नहीं है। इस गोल्ड के अंदर एक एबंडेंट एनर्जी छुपा हुआ है, जो केवल उसी गोल्ड में है। तो इसका क्या हुआ? एक है, नेगेटिव ग्रीन ड्रैगन सोसाइटी है, सीक्रेट सोसाइटी, जो तिब्बत में है, और जिनका संपर्क वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में हिटलर के साथ था। उन्होंने ये सारा कांड किया। तो मैं, ये तो लाइट फोर्सेस का हिस्सा नहीं है, लेकिन पूरे भारत के साथियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि चंद्र बोस जो इतने बड़े फ्रीडम फाइटर रहे, उन्होंने एक फोर्स बनाया था आजाद हिंद फौज करके, आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। वो लिबरेशन के समय भी इंडिया से बहुत सोना इकट्ठा किया, और वो एक सीक्रेट लोकेशन पे उन्होंने रख दिया, जिसके वजह से उनके नाम पे आज भी यूनाइटेड किंगडम का जो, उनका संविधान में एक क्लॉज है कि जो वॉर क्राइम्स होते हैं, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जो देश से देश के अगेंस्ट में काम करता है, उसको वॉर क्राइम कहते हैं। उनको वॉर क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था। और उनके मर जाने का न्यूज़ आने के बाद भी
इंडिया के जो सीक्रेट, जो खुफिया इंटेलिजेंस हैं अभी भी, वो उनके पीछे 20 साल तक इसी सोने को वो ट्रेस कर रहे थे, खोज रहे थे। तो आप तो अपने पुराने शास्त्रों के ऊपर छाती पीटते हो, अपने फ्रीडम फाइटर के ऊपर छाती पीटते हो। लालत है आपकी कि आपने इस चीज के ऊपर रिसर्च क्यों नहीं किया। चाहे आप कितने बड़े इंडियन हो, आप कितने बड़े कंट्री में रहकर काम कर रहे हो, अगर आपको ये नहीं पता कि आपके देश में भी इतने सारे चीजें हैं जिस चीज के ऊपर पर्दा उठी नहीं है, और आपको पता भी नहीं है, लेकिन फाइनेंस के नाम पे सबको इंटरेस्ट है कि मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए, भले भाड़ में जाए देश या पूरा दुनिया। तो आप सबको खोजना चाहिए उस सत्य को। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब ये जो सारा यामाशिटा गोल्ड जो डायर फोर्सेस ने ले गए और ये पूरा करंट फाइनेंशियल सिस्टम को बनाया, आप सबके लिए जानकर खुशी की बात यह है कि ये 2012 में ही ये सारा गोल्ड को लाइट फोर्सेस ने कॉन्फिस्केट, मतलब एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत, जो यूएस का फोर्ट नॉक्स है, जो यूएस में रहते हैं वो साथी सभी को पता है फोर्ट नॉक्स क्या है। फोर्ट नॉक्स मेरे ठीक सिर के ऊपर ये जो इमेज दिया गया है, ये जगह है, एक सीक्रेट लोकेशन है अमेरिका में, जहाँ पे अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, और उसके अंदर पूरा फेडरल रिजर्व का, ऐसा कह सकते हैं कि पूरा दुनिया भर का जो वैल्यूएबल सोना है वो इसके अंदर है। लेकिन यहाँ से भी 2012 से ये यामाशिटा गोल्ड को निकालकर लाइट फोर्सेस लेकर चले गए। और जो अभी फेडरल रिजर्व में जो लोग काम करते हैं, उन्होंने क्या किया कि ये न्यूज़ को दबाने के लिए उन्होंने कुछ मेटल बार बनाए और उसके ऊपर टंगस्टन गोल्ड का प्लेटिंग किया, और अभी उसके अंदर सुरक्षित रखा है, ताकि किसी को भी ये भरोसा ना टूटे कि ये गोल्ड चोरी हो गया है करके। तो लाइट फोर्सेस ने एक और डिस्क्लोज किया कि जो एक करंट फाइनेंशियल सिस्टम है, ये टोटली खोखला है। और आप आजकल जो पैसे के नाम पे जो कागज ले दे रहे हो, वो खाली कागज ही है, क्योंकि वो रिजर्व का जो सारा सोना है, वो ऑलरेडी कोई सोना है ही नहीं। और ये असल में एक डीप माइंड प्रोग्राम है लोगों के ऊपर, कि वो सरकार के नीचे सुरक्षित हैं और सरकार के पास उनका जो रिजर्व का जो सोना है वो सुरक्षित है करके। क्योंकि हर देश का जो फाइनेंस है, उसका जो बैकबोन कहते हैं, उसका सोना का रिजर्व होता है, जैसे कि आरबीआई है हमारा, तो हमारा एक नेशनल रिजर्व है जिसको हम नेशनल गोल्ड रिजर्व कहते हैं। आप में से तो बहुतों को नहीं पता होगा कि भारत में ऐसा कोई सीक्रेट फैसिलिटी नहीं है कि हम अपना जो गोल्ड रिजर्व है अपने देश में रख सके। फिर भी आप कहते हैं कि मेरा शिवजी महान है। भाई साहब, आप कौन से दुनिया में रह रहे हो जहां आपके पास सुरक्षित रखने के लिए सोने सोने को सुरक्षित रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो रखा कहाँ जाता है? जिसने 300 साल राज किया, जिसको हम ब्रिटिश कहते हैं, यूके का जो रॉयल रिजर्व है, उसी तहखाने में ही इंडिया का जो रिजर्व है वो रखा जाता है। फिर भी आप कहते हो कि 2015, मतलब हम 15 अगस्त को जाकर शांति से जाकर चॉकलेट खाकर एक तिरंगा उड़ा कर आ जाते हैं। मूर्ख तो आपको सरकार बना रहा है। आप पहले भी पराधीन थे, आज भी पराधीन हो। बस इतना अंतर है
कि आपको सिर्फ मोबाइल चलाना आता है, तो आप सभी अनएजुकेट मतलब एजुकेटेड वाला पराधीन है आप। तो इसीलिए आपको हर जो ग्रुप में रहकर कुतर्क करते रहते हो, आपको ये सब बंद करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, और वैसे सारे सत्य को खोजना चाहिए जहां से हमारा सबकॉन्शियस माइंड का ये जो प्रोग्राम है ये हटे। अदरवाइज क्या होगा, जब ये सारे खुलासे होंगे, बहुत तो सारे इसी चक्कर में ही मर जाएंगे कि उनको ये सब क्या सुनने को मिल रहा है करके। अब आगे आते हैं कि ग्रीन ड्रैगन क्या है और न्यू फाइनेंशियल सिस्टम किस पर आधारित होगा। तो क्या ये अभी का काम है? नहीं। 2500 साल पहले एक वेस्टर्न कंट्री में एक राजा हुए जिनका नाम है किंग सोलोमन करके। उन्होंने क्या किया, ये पहला कदम बढ़ाया कि पूरे धरती पर जो ये पैसे का लेन देन है उसको बंद करके एक न्यू फाइनेंशियल सिस्टम लाया जाए। तो वो असल में क्या थे, कोई राजा थे? नहीं। यही ग्रीन ड्रैगन जो एक प्रजाति है, ब्रह्मांडीय प्रजाति, वो जन्म लेकर इसी मनुष्य रूप में ये आए सामने, किंग सोलोमन के रूप में। और इथोपिया में एक रानी थे, उनके साथ मिलकर पहली बार इथोपिया में मिलने वाला जो एमरल्ड्स हैं उनको लागू किया कि इसको हम एज ए पैसे की तरह हम लेन देन में यूज कर सकते हैं। तो सबके अंदर ये एक अट्टहास्य या तो एक फनी लगेगा कि यहाँ पे एमरल्ड का बात क्यों किया जा रहा है। उसके ऊपर भी आपको बहुत बड़ा मूर्ख बनाया जा रहा है। क्या है कि ये जो किंग सोलोमन थे, ये एक गैलेक्टिक नोबिलिटी फैमिली से आते हैं, ब्रह्मांडीय प्रजाति से एक हैं ये पर्सन जो जन्म लेकर आए, और ये सभी चीज का उन्होंने शुरुआत किया। लेकिन आप जानते हैं कि ये डुअलिटी है, अच्छा है तो बुरा भी है। तो डार्क फोर्सेस ने क्या किया, ये करंट फाइनेंशियल सिस्टम लागू किया जो अभी हम सभी चला रहे हैं, जिसके थ्रू हम सब चल रहे हैं। तो और उन्होंने क्या देखा कि ये फाइनेंशियल सिस्टम को अगर कंट्रोल करना है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो रॉकेफेलर और रॉथस्चाइल्ड ने बनाया, तो उन्होंने देखा कि अगर हम अपने फैमिली का अगर बड़ा करते हैं, मतलब फैमिली को बड़ा करते हैं, तो वो कैसे होगा कि उनकी लड़कियां तो दूसरे जगह शादी करके वो तो चले जाएंगे, उनका फिर फैमिली कैसे बड़ा होगा। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया कि ये इंटर मैरिज करेंगे। मतलब भाई का शादी बहन में, बहन के साथ। सुनकर ही कुछ ताज्जुब होता, राइट? ये है, यही है सारे डिस्क्लोजर्स। तो उन्होंने अपने ब्लड लाइन फैमिली के अंदर शादी करना शुरू कर दिया। तो इसका क्या किसी धर्म पुराण या किसी में है? यहाँ पे जितने सारे कट्टर हिंदू बैठे हैं, मैं उनको आग्रह करूंगा कि आप कल्कि पुराण पढ़िए। उसमें क्लियरली ये सब मेंशन है, यही भाई बहन का शादी। और उससे जो सबसे लास्ट जो वो पैदा होता है वो है कली। तो इसी तरह ये जो डार्क फोर्सेस हैं, अपने फैमिली ब्लड लाइन को बचा कर रखा, और अपने अंदर जो सारे बच्चे पैदा हुए उनको सीक्रेटली हर कंट्री में, जो कंट्री का जो मुखिया होता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या तो प्राइम मिनिस्टर हो, उसके रूप में वहां पे उसको काम में लगा दिया। और उसका की कोड रखा उन्होंने M1 करके। उसके ऊपर भी आपको अगर खोजना है तो आप रिसर्च कर सकते हैं।
राइट फोर्सेस ने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया कि फिलीपींस का जो एक राजा था, प्रेसिडेंट रहा, वो खुद इसी रॉथसाइल्ड और रॉकेफेलर का एक ब्लड लाइन का एक पर्सन था। तो आप बोलोगे कि रॉकेफेलर रॉथसाइल्ड तो ये फॉरेनर जैसा दिखते हैं, पर ये फिलीपीन का जो ये था प्रेसिडेंट, वो तो एशियन कंट्री का जो फेस है वैसा दिखता है, चिंकी जैसा। तो उसके लिए भी बताया जा रहा है कि इनके पास अंडरग्राउंड क्लोनिंग फैसिलिटीज हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग बॉडी को ये रिप्रेजेंट मतलब प्रोजेक्ट करते हैं, ताकि जो सरफेस सोसाइटी है, मतलब जो आम जनता है, उनके अंदर ये एकत्व बना रहे कि ये हमारा ही पर्सन है, वो असल में वो है ही नहीं। तो अगर जब हम इन सारे डार्क फोर्सेस को डिस्कस करते हैं, तो ये क्या कोई लाइट फोर्सेस का इसके अंदर भी काम है? जी हाँ। तो लाइट फोर्सेस ने भी एक जो पॉजिटिव ड्रैगन फैमिलीज जो पूरे दुनिया भर में हर एक देश में है, उन्होंने क्या किया, ये जो गोल्ड का जो एनर्जी था धरती पर, उसको उन्होंने एक सीक्रेट की कोड लगाकर इस न्यू फाइनेंशियल सिस्टम को कब लागू करना है, वो पूरा प्लान बनाकर सुरक्षित रखा, ताकि सही समय पर हम काम करेंगे। क्योंकि पूरे दुनिया भर में इतना डार्क का वर्चस्व है कि वो सामने नहीं आ सकते, तो उनको बिहाइंड द सीन्स काम करना पड़ता है, हर एक कदम देखकर चलनी पड़ती है। तो उस वजह से क्या है कि जो वो बिहाइंड सीन्स काम करते हैं, वो गोल्ड के साथ जो ये एनर्जीज जुड़ा हुआ है, उस एनर्जीज को भी ये प्रोटेक्ट करते हैं। और क्यों प्रोटेक्ट किया जाता है? क्योंकि पूरे सरफेस सोसाइटी में, मतलब आम जनता के अंदर जो एक इथरिक फील्ड है, ये जो हमारा पूरा धरती के चारों ओर एक इथरिक फील्ड है, उसके अंदर डार्क फोर्सेस ने एक डार्क इथरिक नेटवर्क फैला रखा है। उसके अंदर आप किसी के बारे में सोचो, किसी के बारे में कुछ भी बात करो, या किसी को कुछ बताओ, तो वो जो सारा इंफॉर्मेशन है, वो डार्क कंप्यूटर्स में अपलोड होती रहती है। तो आप चाहे कितने भी स्वाधीन भारत में रह लो, आपका हर एक सोच के ऊपर निगरानी है। ये भी एक डिस्क्लोजर है। तो अब आती है न्यू फाइनेंशियल सिस्टम कैसे एक्टिवेट होगा। तो लाइट फोर्सेस ने बताया कि इसका जो एक्टिवेशन है, ये दो पार्ट में है, दो स्टेज में है। पहला 2019 में एक सीक्रेट वर्कशॉप या तो कॉन्फ्रेंस करके पहला स्टेज को एक्टिवेट किया गया, जो सिल्वर का एनर्जी थी। फिर नेक्स्ट एक्टिवेशन को फिक्स किया गया कि 2024 में किया जाए, जो पिछला ही महीना हम सब साथी मेडिटेशन कर रहे थे, उसी 10 दिन के अंदर ये एक्टिवेशन हुआ। तो फाइनल एक्टिवेशन जो है वो पूरा हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि हम न्यू फाइनेंशियल सिस्टम के कितने नजदीक हैं। और बात आती है कि क्रिप्टो के ऊपर क्या न्यूज़ है। तो क्रिप्टो के ऊपर भी न्यूज़ है। तो लाइट फोर्सेस बताते हैं कि क्रिप्टो का जो मेन करेंसी है, जिसको हम बिटकॉइन मानते हैं, इसको पूरी तरह से सीज कर दिया जाएगा एक समय आने पर। और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सभी लाइट वर्कर्स के बीच में। कब होगा, कैसे होगा, किसी को नहीं मालूम, बस इतना ही बताया गया है। तो लास्ट पॉइंट निकल कर आती है कि ये जो ड्रैगन एक्टिवेशन है, अब से, ये महीने से, अब ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना शुरू कर देगा पूरे धरती के ऊपर, मतलब एक पॉजिटिव इफेक्ट डालना शुरू कर देगा। हमारे पास जो भी हमारा मेहनत का पैसा है, और जो अभी हमने बैंकिंग सिस्टम के ऊपर रिलाई करके, भरोसा करके हमने रखा है,
वो कितना दिन तक सेफ है, क्या वो सही में सेफ है, और कब तक सेफ है, तो वो बता सकते हैं करके ये प्रश्न पूछा। तो अगेन मैं आपको 2023 में एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आया था ओबरा के द्वारा ही, उसके अंदर ये फाइनेंशियल चीजें बताई गई उस समय के एनर्जेटिक्स के अनुसार, ऊर्जा के स्तर के अनुसार। उसके अंदर इसका उत्तर था कि जो भी आपका मेहनत का पैसा है, हार्ड अर्न्ड मनी है, वो आपका ही रहेगा। यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। अगर है बैंक में, क्रैश हो गया, देन ऑल्सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। अब आता है दो चीजों पर। ओके। अगर ज्यादा है, लेट इट बी, रखे रहिए, जो उसका ओरिजिन है जहां पे भी है। लेकिन इवेंट के समय हमको क्या करना है? तो उससे पहले आपको कुछ पैसे, कुछ सिल्वर, ऐसे आप अपने पास रखे रहिए। जो अपडेट में लिखा था मैं बता रहा हूँ, है ना। जी दिस जी इज जी। एज पर नॉट माई अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं है। मैंने जो पढ़ा मैं आप सभी को बता रहा हूँ। जी, कुछ ऐसे मेटल जो प्रीसियस हैं या तो सेमी प्रीसियस है, जस्ट लाइक सिल्वर, ओके वो, और कुछ पैसे, वो आप अपने पास रखे रहिए। जो 2 हफ्ते का जो ब्रेकडाउन होगा, लॉकडाउन होगा, ओके वो टाइम गुजारने के लिए, वो टाइम स्पेंड करने के लिए, उसके अंदर जो भी आपका एक्सपेंसेस हैं। अब बात आती है, जो चीजें आपने बैंक में रखी, क्रैश हो गया, और आप सोचते थे कि ये मेरा सेविंग्स है, दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर माय फ्यूचर। जी हाँ। तो वो जो एक्स्ट्रा मनी है, सेविंग्स का अमाउंट है, वो आपका सेफ रहेगा। जो न्यू फाइनेंशियल सिस्टम लागू होगी, जो प्रायोरिटाइज्ड बेस्ड फाइनेंशियल आधार होगा, उसका बेस सिस्टम होगा, जैसे कि आज हमने इस सिस्टम, आज ये सिस्टमेटिक अपडेट से हमने ये समझा कि वो एमरल्ड होगा। तो जो पिछला साल का अपडेट था, उसके आधार पे मैं अगर आंसर दूं, तो उसमें लाइट फोर्सेस ने क्लियरली बताया कि जो आपका सेव्ड स्टोर्ड मनी बैंक में है, जी जी। और वो क्रैश हो गई, तो हमारा ये प्रश्न है कि क्या वो मनी हमको मिलेगा, या हाँ वो गया का गया? हाँ। तो लाइट फोर्सेस ने ये उत्तर दिया कि कुछ चीज यूनिवर्स के अंदर कभी लॉस नहीं होते हैं। जो एनर्जी है, ओके वो ट्रांसफॉर्म होता है। सो एज पर दिस रूल, जो न्यू फाइनेंशियल सिस्टम होगा, आपका हार्ड अर्न्ड स्टोर्ड सेव्ड मनी, वो कन्वर्ट हो जाएगा न्यू फाइनेंशियल सिस्टम के अनुसार। जो उसका वैल्यू है वही वैल्यू रहेगा, लेकिन उसका खाली रूप जो कागज से उस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके और जो सिस्टम बनेगा, वो क्या होगा? इक्वालिटी पर आधारित होगा। और जो व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि वो उनका हार्ड अर्न्ड पैसा है, चाहे वो कम अमाउंट क्यों ना हो, वो उनका ही रहेगा, उनको ही मिलेगा, एंड इट विल बी इन ए न्यू फॉर्म। जो सारे कॉन्फिस्केटेड अमाउंट है जो कबाल से निकाली जाएगी आफ्टर मास अरेस्ट, आफ्टर द इवेंट, those all money will also be converted into new financial system amount, and once it converted, it will again distributed among all the people. तो उसको पूछा गया कि हाउ मच अमाउंट? तो उत्तर में बताया गया कि अप्रोक्स
$10,000 अप्रोक्स पर हेड। पर हेड। पर हेड $10,000 का इक्विवेलेंट जो अमाउंट है, एज पर न्यू फाइनेंशियल सिस्टम का जो भी उसका रूप होगा, उस रूप में सभी को बांटा जाएगा। जो आपका हार्ड अर्न्ड मनी है उसके ओके। प्लस में है ये। हम्म। तो अगर किसी पर्सन के पास 105 रुपया है और वो चाहता है कि 100 रुपया विड्रॉ कर दे और 5 रुपया भले पड़े रहे, तो ओके। उस केस में क्या है कि हम ये जज नहीं करेंगे कि ये राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि ये उसका कॉन्शियस डिसीजन है कि ये उसके लिए राइट है करके। नमस्ते गौरव जी। ये नमस्ते जी। फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में मुझे पूछना था। हाँ हाँ। आपने जो बताया तो इसके पहले गोल्ड का काफी रेफरेंस बताया आपने। हम्म। और बाद में फिर 2500 में एमराल्ड के बारे में जो बोला। हम्म। तो अभी जो करेंसी होगी वो यूनिवर्सल सेम करेंसी होगी पूरे या पूरे धरती पर एक ही करेंसी एक ही होगा। करेंसी होगी? जी। तो फिर सर ये माइनिंग का थोड़ा इश्यू रहेगा इसका एमराल्ड का, या गोल्ड रहेगी, या वो कौन सी करेंसी रहेगी यानी? आपने तो बोला देखिए, एमराल्ड। जो ऑलरेडी है मौजूद धरती पर, विदाउट माइन किए, मतलब माइन से बाहर आकर जो ऑलरेडी कबाल के पास है, वो सभी चीजें न्यू फाइनेंशियल सिस्टम में लागू हो जाएगा। तो वो कितना है? वो बहुत है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अ, जो अपडेट में लिखा है, और हो सकता है मेरे से छूटा हो, उसके अंदर वो पॉइंट भी है कि वो उतना है कि धरती पर जितने लोग हैं उनको बांटने के बाद भी और बचेगा। सो वी नीड नॉट वरी अबाउट द एमरल्ड्स एंड द गोल्ड प्रिजर्व। अच्छा, क्यों सर एमराल्ड चलन में नहीं था इतने सालों में? अब 2500 पहले का आपने बताया रेफरेंस, तो अभी एमराल्ड आ जाएगा ऐसा आपका कहना है? ना, मेरा नहीं कहना है, लाइट नहीं, मैंने फोर्सेस का कहना कहना है। मतलब हाँ करेक्ट, मेरा है ना, हम्म। आपका नहीं बोला। तो एज ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी इसी के थ्रू होगा सर? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसी के थ्रू होगा, लेकिन उससे पहले आप ये सोचकर एमरल्ड इकट्ठा मत करना शुरू कीजिए। नहीं नहीं, हाँ नहीं, उस पर जी। रेफरेंस नहीं था कि क्योंकि जी। माइनिंग करना पड़ेगा यानी करेंसी ना गोल्ड ना कैसे ना, क्या? माइनिंग के हाँ, लिए जरूरत नहीं है। नहीं वो सर ऑलरेडी एज ए एनफ है। अच्छा, एज ए करेंसी करके वो इनफ है माइनिंग? मुझे लगा कि माइनिंग करना पड़ेगा इतने लोगों को ना अगर ना करेंसी ना चेंज होती है तो नहीं। ना ना ना, हाँ, ये जैसे वो गोल्ड ऑलरेडी का। एनफ है। वो ओके ओके। जब बाहर आएगा तो आप समझ पाएंगे वो कितने सारे हैं। हेलो सर, मुझे ये पूछना था हाँ कि जी। जो लोग अभी करियर ब्रेक पर हैं हम्म। और वो वापस वर्कफोर्स में आना चाहते हैं या अपनी हम्म। फील्ड स्विच करना चाहते हैं, हम्म। तो इस पॉइंट पे उनको क्या चूज करना चाहिए, कुछ करना भी चाहिए कि नहीं? जी। तो पहला है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर आते हैं, है ना। जी। तो जो लाइट फोर्सेस का सजेशन है, उसी को ही मैं उसी को ही बेस करके मैं आंसर दे रहा हूँ। तो वो अपडेट में कहा गया कि आप जिस भी फील्ड में स्किलफुल हैं, उससे रिलेटेड जो भी काम आप सोचते हैं कि ये मेरे मेरे करियर के लिए बेस्ट है, आप उसको चूज कीजिए और उसमें फोकस रहकर काम कीजिए। क्योंकि वो आपका फिजिकल प्लान नहीं है। क्योंकि वो केवल आपका फिजिकल प्लान नहीं है, फिजिकल प्लान के साथ साथ आपका एक सोल डिजाइन है। मतलब आत्मा का एक प्लान होता है जिसके थ्रू वो मैट्रिक्स में वो क्या क्या अनुभव करेगा, उसके लिए वो सारा चीज इकट्ठा करने के लिए वो चीज प्लान किया हुआ है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन टेकी है, कंप्यूटर आईटी सेक्टर में वो स्किलफुल है, और वो ये सारे चेंजेस सुनकर सोचता है कि मैं गांव चले जाऊं, वहां पे खेतीबाड़ी करूं, सब तो सब खत्म हो जाएगा। अगर वो डिसीजन ले रहा है, दैट में बी उसका कॉन्शियस डिसीजन हो सकता है, बट एज पर सजेशन वो गलत है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में
वो सारे जो स्किल्स जो आपके पास हैं वो अगेन ह्यूमैनिटी को कंट्रीब्यूट करेगा एज पर न्यू फाइनेंशियल सिस्टम हो या तो न्यू स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजीज हो। तो उससे हमको क्या समझ में आता है कि इफ वी आर सो स्किलफुल एंड as we understand it is our sole plan to have that work as a career option, then we must choose a specific work out of it and continue। और जो ऑलरेडी काम पर है, अगर कोई मुझे पूछते हैं कि सर मुझे ऐसे स्विच करना है कि पूरा, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि टेकी है वो गांव में स्विच करना चाहता है, तो मैं मना करता हूँ क्योंकि वो उस फील्ड में ऑलरेडी परफेक्ट है। अब बस उतना ही उसको करना है कि वो उसी लाइफ में रहकर अपने एनर्जीज को वो बैलेंस करे। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि आप जिस भी फील्ड में स्किलफुल हैं आप उससे रिलेटेड काम देखिए और जो अपॉर्चुनिटी के अनुसार आपके वर्क लाइफ को भी बैलेंस करे, यानी कि वर्क लाइफ इन द सेंस जो घर और पैसा दोनों को बैलेंस कर उस हिसाब से आप चूज कीजिए, वो अच्छा रहेगा। अगर आप किसी और में स्विच कर देते हैं जैसे कि पूरा ड्रास्टिक है, टेकी है, वो पूरा गांव चले जाता है, देन दैट जो जो स्किल उसने जो पढ़ा और गेन किया फिर आगे जाकर वो ह्यूमैनिटी को कुछ दे नहीं सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा सजेशन है जो लाइट फोर्सेस ने लास्ट ईयर दिया था। आई होप आज सारे टॉपिक्स कवर हो गए। तो जो भी साथियों को ये सेशन हेल्पफुल रहा और आप समझते हैं कि यहाँ से हमको एनफ हेल्प मिल रही है, तो आप हमारे चैनल को और ग्रुप को सशक्त करने के लिए नीचे दिए गए पेमेंट ऑप्शन पे आप सपोर्ट कर सकते हैं। और इससे हमारा ये जो रिसर्च वर्क है और कंटेंट बनाने के ऊपर जो भी मेहनत लगती है उसमें हमको मदद मिलेगा। तो आई होप आने वाले सेशन के से पहले आप अपने ऊपर और काम करेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए सभी को प्रणाम।